नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर, जो नया प्रैक्टिस सेट हम लोग चालू किए हैं, वो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं। ऑलरेडी आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट जो है वो कराया जा चुका है। अगर इसकी पीडीएफ क्लास की नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य ताल वाद्य यंत्र की बात करें जो मोहिनी अट्टम में प्रयोग किया जाता है, क्या सितार है, इदक्का है, धूमसा है, नगाड़ा है। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है जो केरल में किया जाता है, इसमें जो है प्रमुख जो है ताल वादक यंत्र की बात करें तो इदक्का जो है वो प्रमुख ताल वादक यंत्र है। कौन से शास्त्रीय नृत्य का? तो मोहिनी अट्टम में प्रयोग होने वाला प्रमुख ताल वादक यंत्र की बात करें तो इदक्का जो है इसका प्रमुख ताल वादक यंत्र है। और बात करें जो यह नृत्य है यह कहाँ पर होता है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य की बात की जाए, एक सेकेंड थोड़ा सा इसका पेन का साइज थोड़ा छोटा करते हैं। तो कहाँ पर होता है मोहिनी अट्टम नृत्य? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है आपके केरल राज्य में जो है किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? केरल में यह जो किया जाता है शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम की भाषा की बात करें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो मोहिनी अट्टम है इसमें भाषा कौन सी प्रयोग होती है, तो इसमें आपकी भाषा जो है मणि प्रबलम। कौन सी भाषा प्रयोग होती है? मणि प्रबलम जो भाषा है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। प्रबलम जो है मणि प्रबलम भाषा जो है वो मोहिनी अट्टम में प्रयोग किया जाता है। मणि प्रबलम की बात करें तो मणि प्रबलम जो है मलयालम और संस्कृत का जो है वो मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? मलयालम और संस्कृत भाषा के मिश्रित रूप को जो है मणि प्रबलम भाषा कहते हैं। और जो यह मोहिनी अट्टम नृत्य है यह भगवान विष्णु के, कौन से भगवान के? तो भगवान विष्णु के स्त्री रूप का जो है वह इसमें प्रदर्शन किया जाता है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। एक सेकेंड स्लाइड ले लेते हैं, अब आपको बताते हैं। तो मोहिनी अट्टम को कौन सा नृत्य कहते हैं? तो जादूगरनी का नृत्य भी इसको कहा जाता है। किसका नृत्य कहा जाता है? तो जादूगरनी का जो है नृत्य भी इसको जो है वो कहते हैं। कौन सा नृत्य? जादूगरनी का नृत्य भी मोहिनी अट्टम नृत्य को कहा जाता है। इसमें जो है एकल महिला के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? एकल महिला जो है इसको प्रदर्शित करती है। और महिला जो है इसमें कौन सी साड़ी पहनती है? तो केरल की कसाकू साड़ी जो है, कहाँ की? केरल की कसाकू साड़ी इसमें जो है वो महिला पहनती है। कौन सी साड़ी? केरल की कसाकू साड़ी जो है, कसावू साड़ी जो है वो पहनती है। कसावू साड़ी जो है वो महिला के द्वारा जो है वो पहना जाता है। और चमेली के फूल जो है अपने बालों में लगाती है। कहाँ पर लगाती है? तो चमेली के फूल जो है, चमेली के फूल जो है वो बालों में महिला जो है जो नृत्य करती है उसके द्वारा लगाया जाता है। इसका जो उल्लेख की बात करें तो व्यवहार माला में इसका उल्लेख नारायण नंबूदरी लेखक के द्वारा इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। इसके जो 3 भाग है कौन कौन से? तेवीत चियट्टम, नंगाई नाटकम और दासियाट्टम जो है इसके रूप है। यानी 3 जो है इसके भाग है। किसके? मोहिनी अट्टम के। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्यों में से एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरल में किया जाता है। केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड,
अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो क्या वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है या फिर पेरिस में है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में अवस्थित है। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी सन 1900 के जो पेरिस संघ जो है पेरिस जो संधि है 1971 का, उसके द्वारा जो है यूनेस्को की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सन 1971 के जो है संधि के द्वारा। भारत जो है यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? बात की जाए जो भारत है ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो भारत सबसे पहले यूनेस्को में 1983 में जो है और भारत जो है मान्यता दी दी थी। तब यूनेस्को जो है भारत की साइटों को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और विश्व विरासत स्थल जो है उसमें भारत के सूची जो है नामित करना शुरू कर दिया था। तो भारत कब शामिल हुआ था? 1983 में। कब शामिल हुआ था भारत? 1983 में जो है वो भारत शामिल हुआ था। वहीं बात करें यूनेस्को में सबसे ज़्यादा साइटें किसकी हैं? तो सबसे ज़्यादा साइटें किसकी हैं? इटली की हैं। वो कितनी है? इटली जो देश है इसकी सबसे ज़्यादा यूनेस्को में साइट हैं। और कितनी साइटें हैं? तो वर्तमान में 61 साइटें जो हैं इसकी हैं। और दूसरे नंबर पर जो है यूनेस्को के साइटों में चीन है। कहाँ कौन सा देश है? चीन है, जिसकी 60 साइटें जो हैं यूनेस्को में सम्मिलित की गई हैं। और भारत जो है अपना भारत प्यारा देश, इसकी वर्तमान में कितने साइटें हैं? तो वर्तमान में इसके यूनेस्को में जो है विश्व धरोहर स्थल में जो है कहाँ पर? विश्व धरोहर स्थल की 44 साइटें हैं। 44वां कौन सा है? तो मराठा सैन्य स्थल जो है वह 44वां साइट है। और भारत जो है 6ठे स्थान पर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में है। वही बात करें जो पहली बार शामिल किया गया था तो 4 स्थलों को जो है भारत के शामिल किया गया था। कौन कौन से थे? अजंता था, एलोरा था, ताजमहल था और आगरा का किला था। इन चारों को जो है सबसे पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है सन 1983 में जो है यूनेस्को ने शामिल किया था। वही बात करें भारत में जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो भारत में अगर सबसे ज़्यादा बात की जाएगी तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा है। वही अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की बात की जाएगी तो 16 हो गए हैं। 16वां कौन सा है? दीपावली को जो दिसंबर सन 2025 में ही घोषित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की बात करें तो क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, व्यास सम्मान है या फिर कबीर सम्मान है? तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसमें जो है 11 लाख रुपए, कितना? 11 लाख रुपया और एक वाग देवी जो है उनकी प्रतिमा जो है देवी सरस्वती की जो है वह मूर्ति दिया जाता है। क्या दिया जाता है? देवी सरस्वती का जो है मूर्ति इसमें दिया जाता है। किसमें? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो है सबसे पहले किसको दिया गया था? तो सबसे पहले 1965 में जो है जी शंकर कुरूप को जो है मलयालम भाषा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और पहली महिला की बात की जाए तो पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी को 1976 में बांग्ला भाषा के लिए मिला था। हिंदी के लिए सबसे पहला की बात की जाए तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कब मिला था? 1968 में। और हिंदी के पहले महिला की बात की जाए तो वो कौन सी? महादेवी वर्मा को 1982 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला 14 लेन महामार्ग जो है एक्सप्रेसवे कौन सा है? 14 लेन का जो है
महामार्ग एक्सप्रेसवे की बात करें भारत का, क्या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है, या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। तो भारत का पहला 14 मार्ग का जो 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो 14 लेन का महामार्ग या एक्सप्रेसवे है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत की बात की जाए तो सन 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह कितनी दूरी तय करता है, तो 96 किलोमीटर की दूरी जो है इस महामार्ग के द्वारा जो है वो तय किया जाता है। कितनी किलोमीटर की दूरी, 96 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। वहीं बात अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, तो सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH यानी नेशनल हाईवे 44 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी अगर पूछ ले तो कितनी है, 3745 किलोमीटर की जो दूरी है इस महामार्ग के द्वारा तय की जाती है, NH 44 के द्वारा। कौन सा, नेशनल हाईवे जो 44 है उसके द्वारा कुल 3745 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की जाती है। वहीं आपसे कोई पूछ ले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को कब शुरू किया गया था, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को जो है इसके काम जो है पूरा कब हुआ था, सन 2012 में हुआ था। ये कितने महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो 4 महानगरों को जो है जोड़ने का कार्य करता है। कितने महानगरों को जोड़ने का कार्य करता है, तो 4 महानगरों को जोड़ने का कार्य करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की आधारशिला की बात की जाए तो सन 1999 में रखा था और उसका काम जो है सन 2001 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, सन 2001 में। कौन कौन से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की बात अगर कहीं पर की जाए तो उत्तर महाराष्ट्र जो है वहाँ पर सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उनकी स्थापना यानी उनको बनाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि क्रिकेट पिच की मानक माप क्या होती है। जो क्रिकेट आपका पिच होता है जिस पर आप मैच खेलते हैं उसके मानक माप की बात की जाए, क्या 20 गज 10 फीट होता है, 22 गज 12 फीट होता है, 20 गज 12 फीट या फिर 22 गज 10 फीट होता है। जो क्रिकेट का पिच है उसके मानक माप की बात करें तो 22 गज 20 फीट जो होता है वो क्रिकेट का मानक पिच होता है। कितना होता है, 22 गज 20 फीट। वहीं मीटर में बात कर ले तो 20.11 मीटर गुणे 3.05 मीटर जो है इसकी जो है मानक माप होती है। अगर स्टंप की ऊंचाई आपसे कोई पूछे, जो आपका स्टंप होता है 3, उसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 28 इंचेस जो होती है इसकी ऊंचाई होती है। किसकी, स्टंप की जो ऊंचाई की अगर आपसे कोई पूछे तो कितना, 28 इंचेस जो होती है यानी 71.1 सेंटीमीटर में बात की जाए। और वहीं चौड़ाई पूछ ले आपसे तो 9 इंच जो है इसकी चौड़ाई होती है। कितनी होती है, 9 इंच जो है इसकी चौड़ाई होती है। और अगर जो बाल होता है, बाल जो पुरुष जिससे खेलते हैं उस बाल का वजन की बात करें तो बाल का वजन कितना होता है, 155.9 ग्राम से कितना, 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के मध्य होता है। कितने, 163 ग्राम के मध्य जो है इनका भार जो होता है बाल का होता है। वही महिलाओं के जो है गेंद उनका भार कितना होता है, तो 140 ग्राम से 151 ग्राम के मध्य जो है वह होता है। दुनिया की सबसे तेज पिच जो है कहाँ की है, तो वाका पर्थ की जो है दुनिया की सबसे तेज पिच है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि डॉलर बहु निम्नलिखित में से भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई। जो डॉलर बहू है बुक, इसको किसके कौन से जो है लेखक के द्वारा इसको लिखा गया, क्या किरण देसाई ने इसकी रचना की है, अरुंधति राय के द्वारा, सुधा मूर्ति ने, या फिर
खुशवंत सिंह के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो डालर बहू की बात करें तो डालर बहू किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुधा मूर्ति ने डालर बहू की रचना की है। किसने की है? सुधा मूर्ति ने। इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार जो है सन 2023 से पद्म भूषण, कौन सा? पद्म भूषण पुरस्कार 2023 से भी इनको सम्मानित किया गया था। किसको? सुधा मूर्ति को। वहीं बात करें इनको जो है 3000 टाके, महाश्वेता और बुक की बात कर ले इनके, तो जैसे कौन कौन सी बुक हैं? जैसे 3000 टाके हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3000 टाके। आप लोग साथ साथ लिखते जाइए। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप साथ साथ प्रैक्टिस सेट का नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जो है विजिबिलिटी कम होगी, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको आप सुनकर जो है लिख सकते हैं। तो सुधा मूर्ति की और कौन कौन सी बुक है? तो 3000 टाके हो गया, महाश्वेता हो गया। कौन सा बुक हो गया? महाश्वेता, जो अक्सर जो है एग्जाम में पूछी जाती है वही बुक हम बता रहे हैं आपको। महाश्वेता बुक हो गई। और अगर बुक की बात की जाए तो द हाउस ऑफ कार्ड्स हो गया, और 2024 से RS की मेंबर हो गया। क्या? राज्यसभा का मेंबर। 2024 से राज्यसभा की मेंबर जो है ये इनकी बुक्स हैं। वही बात करें अरुंधति राय की बुक की, जो अरुंधति राय हैं इनकी बुक की अगर बात की जाए तो अरुंधति राय जो है इनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हो गया, आज़ादी हो गया, और द डॉक्टर एंड द सेंट जो है ये अरुंधति राय जी का बुक है। वहीं बात कर ले खुशवंत सिंह के बुक के नाम को, तो खुशवंत सिंह ने कौन कौन सी बुक लिखी है? तो दिल्ली हो गया, ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया, कंपनी ऑफ वुमेन हो गया। ये किसकी बुक है? तो खुशवंत सिंह की है। वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले द वाइट टाइगर कौन से लेखक की बुक है? तो द वाइट टाइगर जो है वो अरविंद अडगिया की जो है वह बुक है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रस्तावना की शब्दावली का सही अनुक्रम क्या है? जो प्रस्तावना है इसकी शब्दावली का जो है सही क्रम क्या? संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होता है, या फिर संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक होता है, या फिर पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, गणराज्य होता है, या फिर संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य होता है। तो जो है प्रस्तावना की शब्दावली का सही क्रम आपका हो जाएगा संपूर्ण, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट हो जाएगा। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सबसे पहले जो है ये प्रस्तावना का जो है वो जो है शब्दावलियों का क्रम हो जाएगा। वहीं बात करें प्रस्तावना की जो है कब प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक ही बार जो संशोधन हुआ था वो कौन से शब्द थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं इसको जो है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है वह जोड़ा गया था। अगर आपसे कोई बात पूछ ले कि प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया था, तो प्रस्तावना का विचार जो है USA के संविधान से लिया गया था। और इसकी भाषा की बात की जाए यानी इसकी लैंग्वेज जो है प्रस्तावना की भाषा तो कहाँ से ली गई थी? प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। किसके संविधान से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। वहीं बात करें उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र जो है NA पालकीवाला के द्वारा कहा गया था। और जो है इसको राजनीतिक जनपत्री किसने कहा था? तो प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री यानी राजनीतिक जनपत्र जो है वो KM मुंशी जो है इनके द्वारा कहा गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं, यानी कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें क्या वर्णन जो है वो नहीं है। क्या विचार की स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, फिर विश्वास की स्वतंत्रता नहीं है। तो जो है संविधान की प्रस्तावना में जो है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। किसकी स्वतंत्रता का नहीं वर्णन है? आर्थिक स्वतंत्रता जो है इसका वर्णन संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। प्रस्तावना में और क्या 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 है? तो समानता की बात की जाए तो प्रस्तावना में जो समानता है, समता कितने प्रकार की है? तो समता जो है 2 प्रकार की, 2 तरह की समता का वर्णन जो है वह प्रस्तावना में किया गया है। वही स्वतंत्रता की बात कर ले आपसे, तो स्वतंत्रता जो है कितने प्रकार की गई है? तो स्वतंत्रता जो है आपके जो है 5 प्रकार का वर्णन किया गया है। और न्याय की बात करें तो जो है न्याय 3 प्रकार का इसमें जो है वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। जो इल्तुतमिश है इसका कोई संतान जो उसका संतान नहीं था, लेकिन जो है वह किंतु उस वंश का जो है अंतिम उत्तराधिकारी था। वो कौन सा शासक था? क्या रुकनुद्दीन फिरोज था, रजिया सुल्तान थी, या फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह था, या फिर नसरुद्दीन महमूद था? तो बात करें इल्तुतमिश का संतान तो नहीं था, लेकिन उसका अंतिम उत्तराधिकारी था। वो कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। कौन था? नसरुद्दीन महमूद जो था वह इल्तुतमिश का तो संतान नहीं था, लेकिन यह इस वंश का जो है अंतिम उत्तराधिकारी था। नसरुद्दीन महमूद बलबन का जो है वो नाम है। एक कुतुब बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश जो था इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने गुलाम वंश की जो है राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करके इसको जो है वास्तविक स्थापना जो है गुलाम वंश की किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसलिए इसको माना जाता था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। किसको? इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहते थे। क्या कहते थे? गुलामों का गुलाम भी। इसको एक सेकंड, ये तो हैंग कर रहा है यार। इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। इल्तुतमिश के कौन कौन से सिक्के चलाए थे? तो इसने चांदी के टका चलाया था और तांबे का जो है डिजिटल सिक्का जो है इसके द्वारा शुरू किया गया था। इसने है तुजुक-ए-चहलगानी का गठन किया था तथा इसके द्वारा जो है कुतुब मीनार जो है निर्माण जो शुरू किया गया था उसको पूर्ण कराने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इसी अगर रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। ये कब से कब तक शासन की थी? तो रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240 तक जो है प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो थी वह गुलाम वंश में शासन की थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड। तो अगला प्रश्न हमारा है कि बलबन के काल में, किसके काल में? अगला प्रश्न हमारा है कि बलबन के काल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो तुगरिल खां का विद्रोह क्या अवध में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, बंगाल में हुआ था, या फिर मालवा में हुआ था? तो बलबन के समय जो बलबन है इसके समय तुगरिल खां का विद्रोह की बात करें तो तुगरिल खां का विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में जो है तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। बलबन के वास्तविक नाम की बात करें तो बलबन का वास्तविक नाम जो था वह बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन जो है, क्या नाम था? बहाउद्दीन जो है बलबन का वास्तविक नाम था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। इसने उलूग खां और जिले-ए-इलाही का जो है उपाधि धारण किया था। इसने तुर्क-ए-चहलगानी जो प्रथा है जो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी उसका उसने ख़त्म कर दिया और इसने सिजवा और पबोस नामक प्रथा जो है वह दरबार में शुरू किया था। इसने ही दिल्ली सल्तनत में नौरोज उत्सव जो पारसियों का त्यौहार है इसको जो है
वह शुरू किया था। इसने अपने दुश्मनों के खिलाफ रक्त एवं लौह नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? रक्त एवं लौह नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन के द्वारा ही अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनाया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि केटू के बाद भारत में कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो केटू के बाद क्या कामेत है, नंदा देवी है, कंचनजंगा या फिर सुद्रुथेमा है? तो केटू के बाद भारत की द्वितीय सर्वोच्च चोटी जो है कंचनजंगा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कंचनजंगा जो है वो केटू के बाद है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे अगर कोई पूछ ले, एवरेस्ट जो है इसकी सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला, इसकी ऊंचाई जो है 8,848 दशमलव समथिंग कुछ मीटर है। उसके बाद केटू है, फिर कंचनजंगा है, फिर लेत्सु, और उसके बाद अगर बात की जाए तो भारत में मकालू पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की बात करें तो जो हिमालय को जो है भारत में 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय। किसके आधार पर? तो नदी सिडनी बुराई जो है इनके द्वारा नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में जो है विभक्त किया गया। कौन कौन से हिमालय? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि डोडा बेटा चोटी कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो डोडा बेटा चोटी क्या कार्डमम पहाड़ी पर है, अन्नामलाई पहाड़ी पर है, नल्लामलाई पहाड़ी पर या फिर नीलगिरी पहाड़ी पर है? तो बात करें डोडा बेटा चोटी की, तो डोडा बेटा चोटी जो है वह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है उस पर अवस्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2937 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है। वहीं बात करें इलायची पहाड़ी जो है, इलायची पहाड़ी जो कार्डम पहाड़ियों पर स्थित है, यह तमिलनाडु और केरल के मध्य अवस्थित है। नल्लामल पहाड़ी जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सिडबी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी किसके लिए किया गया था? सिडबी की स्थापना क्या कुटीर उद्योगों के वित्त सहायता के लिए, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त सहायता के लिए, या फिर बहुस्तरीय उद्योगों को वित्त के लिए, या फिर सार्वजनिक क्षेत्रों में के उपक्रमों को जो है सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई? तो सिडबी की स्थापना की बात की जाए तो सिडबी की स्थापना जो है लघु स्तरीय उद्योगों को जो है वित्त सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सिडबी की। वहीं बात करें IDBI की, किसकी? IDBI जो है इसकी स्थापना किसके लिए की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वह जो है पहले सिडबी की बात की, ईडीबी की बात करें तो ईडीबी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईडीबी का फुल फॉर्म होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1900 जो है कब किया गया था? 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। वहीं सिडबी की बात करें तो सिडबी में क्या लग जाता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कब की गई थी सिडबी की स्थापना? 1989 में जो है वो सिडबी की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर किया गया था? इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में जो है सिडबी का हेड क्वार्टर है। और इसकी जो है कार्य कब शुरू हुआ था? तो 1990 में जो है कार्य इसका शुरू हो गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सेबी जो है कि स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सेबी की बात की जाए तो सेबी की स्थापना जो है क्या 1992 में हुआ था, 1988 में हुआ था,
1990 में या फिर 1989 में। तो सेबी की स्थापना की बात की जाए तो सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में जो है इनिशियल रूप से जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी। कब कैसे की गई थी? गैर सामंतिक यानी जो है अस्थायी रूप से जो है इनिशियल रूप से इसकी स्थापना की गई थी और जो है पूर्ण रूप से स्थापना इसकी जो है 1992 में जो है वो सर्वाधिक रूप से इसका स्थापना हो गया था। इस सेबी की जो हेडक्वार्टर की बात की जाए, आपसे कोई सेबी का हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में अवस्थित है। कहाँ पर है? मुंबई जो है यहाँ पर इसका सेबी का हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? मुंबई में। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल सन 1988 को इसकी स्थापना हो गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण? तो एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? कोयलाइड विलयनों का होता है, पायस का होता है, ठोस विलयन का होता है या फिर विद्युत मिश्रण का। तो एक मिश्र धातु जो है वो ठोस विलयन जो है इनका मिश्रण होता है। किसका होता है? ठोस विलयनों का मिश्रण होता है। तो मिश्रण बात करें 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण की अगर कोई आपसे पूछे तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी मिश्रण। कौन कौन से मिश्रण होते हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की अगर आपसे कोई बात करे, एक सेकेंड पहले इसको लिख देते हैं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जो है दोनों एक साथ मिल जाते हैं, उनको अलग नहीं किया देख सकते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण में उन दोनों साथ एक मिलाने पर भी उनको अलग हम देख सकते हैं। समांगी जैसे नमक जल का मिश्रण, चीनी जल का मिश्रण। वहीं विषमांगी के अगर कोई आपसे पूछे तो विषमांगी में जैसे मिट्टी और रेत का मिश्रण, रेत तेल और जल का मिश्रण। अगर आपसे कोई पूछे मिश्र धातु किसका जो है तो मिश्र धातु किसके उदाहरण है? तो ठोस विलयन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ठोस विलयन के। इसमें जो विलायक और विलेय दोनों क्या होते हैं? ठोस होते हैं। क्या होते हैं? विलायक और विलेय जो है ठोस विलयन में दोनों ठोस होते हैं। अगर आपसे कोई जैसे मिश्र धातु में पीतल जो अधिकतर पूछे जाते हैं, पीतल अगर आपसे कोई पूछे तो पीतल किससे मिलकर बना है? तो पीतल किससे मिलकर बना है? तो पीतल की बात की जाए तांबा व जस्ता से मिलकर बना है। उसी प्रकार अगर आपसे कोई कांसा पूछता है, क्या पूछता है? कांसा। जो कांसा है उसका वो कौन किसका किसका मिश्रण है? तो ये कॉपर और टिन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? कॉपर और टिन का जो है कांसा जो है मिश्रण होता है। और वहीं स्टील जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो लोहा और कार्बन का जो है वह मिश्रण होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि साइटोप्लाज्म एक जेली द्रव होता है जो मौजूद होता है कहाँ पर? केंद्रक और कोशिकाओं के बीच होता है, वसा तथा वसाओं और ऊतकों के बीच होता है, या फिर तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच हो, या फिर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित होता है। तो साइटोप्लाज्म एक जेली पदार्थ द्रव होता है, वह किसके मध्य मौजूद होता है? तो साइटोप्लाज्म जो एक जेली है केंद्रक और जो है कोशिका झिल्ली के मध्य अवस्थित होता है। किसके मध्य होता है? केंद्रक और जो एक केंद्रक हो गया और कोशिका झिल्ली जो है इसके मध्य जो है वह साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव जो है वो अवस्थित होता है। किसके मध्य? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य। वहीं बात कर ले अगर आपसे केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं? तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। जीवन की मौलिक भौतिक आधार की बात करें तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। कोशिका की सजीव पदार्थ की बात करें तो जीव द्रव्य जो है वो कोशिका का जो है सजीव पदार्थ होता है। वहीं आपसे अगर कोई पूछ ले तो जीव द्रव्य जो है जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? तो J.E. पुरकिंजे के द्वारा इसका नामकरण
जो है वो किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था। जो पेरिस ओलंपिक है 2024 का, इसमें भारत की पदक तालिका में स्थान की बात की जाए क्या 63वें नंबर पर, 68 नंबर पर, 71 नंबर पर या फिर 73 नंबर पर। तो भारत की बात की जाए पेरिस ओलंपिक में तो भारत कौन से नंबर पर था पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो भारत जो है 71वें नंबर पर पेरिस ओलंपिक 2024 में था, जिसमें एक गोल्ड मेडल कि कौन सा एक जो है नहीं सॉरी एक सिल्वर, गोल्ड तो नहीं मिल पाया था, एक सिल्वर और जो है 5 ब्रांज जो है वो भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में प्राप्त किया था। कुल 6 पदक जो है भारत को मिले थे। कितने पदक मिले थे भारत को? तो भारत को जो है कुल 6 पदक जो है इस ओलंपिक में प्राप्त हुए थे। वही बात करें जो पहला अमेरिका जो है, अमेरिका को जो पहले स्थान पर था कौन था? अमेरिका था, जिसको 40 गोल्ड प्राप्त हुए थे। यूएसए था पहले स्थान पर, जिसको जो है कितने गोल्ड मिले थे? तो 40 गोल्ड जो है यूएसए को इसमें प्राप्त हुए थे। जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस में सीन नदी के किनारे पर जो है हुआ था। इसके शुभंकर की बात करें तो फ्रिजेस जो है इसका शुभंकर था। क्या था? फ्रिजेस था। ओलंपिक आर्डर्स में कौन नामित हुए थे? तो अभिनव बिंद्रा को जो है वो नामित किया गया था। किसको नामित किया गया था? अभिनव बिंद्रा को। वही बात करें सिल्वर किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर भाला फेंककर जो है सिल्वर जो है वो प्राप्त किया था। किसने? नीरज चोपड़ा ने। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में क्या केशुभाई पटेल ने लिया है, हर्ष संघवी ने लिया है, नितिन पटेल ने या फिर राजेंद्र सिंह चौहान के द्वारा इसकी शपथ ली गई है। तो जो है अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो हर्ष संघवी के द्वारा जो है संघवी ने जो है शपथ लिया है। किसने लिया है? हर्ष संघवी ने। और मुख्यमंत्री की बात करें तो जो है विजय रूपाणी है। कौन है? विजय रूपाणी है। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला आज का हमारा जो होमवर्क का प्रश्न है कि पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी किस राज्य में खोला गया है। तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसको कहाँ क्या उत्तर प्रदेश में खोला गया है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान या फिर बिहार में। इस प्रश्न का जवाब आप लोग होमवर्क के तौर पर जो है कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।